हाँ तो बच्चों, अब हम लोग मोल कंसेप्ट का अगला लेक्चर देखने जा रहे हैं, यूडियोमेट्री। यूडियोमेट्री का मतलब, मेट्री मतलब तो आप जानते ही हो पहले से कि मेजरमेंट, और यूडियो मतलब वॉल्यूम, यानी इसमें वॉल्यूम का मेजरमेंट होगा, गैसियस वॉल्यूम का मेजरमेंट। गैसें जब रिएक्शन करती हैं एक दूसरे के साथ तब के मेजरमेंट को यूडियोमेट्री कहा जाता है। गैस के वॉल्यूमों का मेजरमेंट से कैलकुलेशन जो किया जाता है उसे हम लोग यूडियोमेट्री कहते हैं। गैसियस वॉल्यूम का मेजरमेंट होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो यूडियोमेट्री और गैस एनालिसिस, यूडियोमेट्री कहिए या गैस का एनालिसिस कहिए, ये इन्वॉल्व करता है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन गैसियस रिएक्शन। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन गैसियस रिएक्शन, तो वैसा कैलकुलेशन जो गैसियस रिएक्शन पर बेस्ड है, वैसे सभी कैलकुलेशन जो गैसियस रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं उसी को हम लोग यूडियोमेट्री कहते हैं। इसमें गैसों का मेजरमेंट होता है। हाँ, एक बात और, रिएक्शन कोई भी हो, कम से कम उसमें कम से कम दो जो है कंपोनेंट्स गैस फेज में रहने चाहिए। दो कंपोनेंट्स मतलब कि रिएक्टेंट में दोनों हो, प्रोडक्ट में दोनों हो, या फिर एक रिएक्टेंट में हो, प्रोडक्ट में एक हो। इस तरह के कम से कम दो कंपोनेंट हमारे किस फेज में रहने चाहिए? गैसियस फेज में रहने चाहिए, तब जाके ये मेजरमेंट सक्सेसफुल होता है, सारा कुछ इसमें हो जाता है। तो ये मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो है कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। और गैस का वॉल्यूम, एक बात और ध्यान देना होगा कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मेजर करना होगा। सेम टेम्परेचर और प्रेशर, कभी कभी एनटीपी भी लिख देगा। टेम्परेचर और प्रेशर, चाहे वो मान लीजिए दो गैस है तो दोनों का वॉल्यूम जो है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मेजर करना होगा। एक गैस का जो है अगर एनटीपी पर लेते हैं तो दूसरी गैस भी होनी चाहिए किस पर? एनटीपी पर। दूसरी गैस भी एनटीपी पर ही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी गैस और किसी स्टेट में नहीं होनी चाहिए। या प्रेशर और टेम्परेचर उसका क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। प्रेशर एंड टेम्परेचर उसका सेम रहना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान देना कि सेम रहना चाहिए, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखोगे। समझ रहे हैं आप? और देखिए, तो गै-लुसाक्स नाम के साइंटिस्ट का लॉ जो है यूडियोमेट्री में लागू होगा। यूडियोमेट्री में गै-लुसाक्स लॉ मैं बताया था आपको कि वन वॉल टू वॉल, तो ये लॉ लागू रहेगा। एक वॉल से एक वॉल बन रहा है कि टू वॉल बन रहा है कि थ्री वॉल बन रहा है, वॉल्यूम बन रहा है। तो गै-लुसाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम कम्बिनेशन होल्ड्स गुड, मतलब यूडियोमेट्री का मेजरमेंट करते समय गै-लुसाक्स लॉ को आराम से लगाइएगा। जहाँ ज़रूरत आपको महसूस हो वहाँ गै-लुसाक्स लॉ को ओपनली, फ्रीली जो है आप लगाओगे। यूडियोमेट्री में यही हम लोग करते हैं। और दूसरी बात कि प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करने लगेंगे तो आप जैसे पीओएसी में, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में, जैसे आप मोल का कॉन्सेप्ट लगाते थे, उसके अंदर प्रेजेंट एटम इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट स्पेसीज करते थे, तो मोल के जगह आप डायरेक्ट यहाँ वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ से मोल्स वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए आप चाहो तो मोल्स के जगह डायरेक्टली वॉल्यूम यूज कर सकते हो, और इसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है।
इसे आप ध्यान रखोगे, इसी को ज़्यादा हम तुरंत प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो इसको यूज करेंगे। मोल्स के जगह हम वॉल्यूम लिख के काम चला लेंगे। आपको एक बार दिखाएंगे कि देखिए यहाँ हम लोग POAC में मोल लिखते थे, अब यहाँ पर यूडियोमेट्री में हम यहाँ मोल के जगह डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम लिख देते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम्स में बी सॉल्व डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन प्लेस ऑफ मोल, यानी मोल की जगह आप वॉल्यूम यूज करोगे, मोल की जगह आप क्या यूज करोगे, वॉल्यूम यूज करोगे डायरेक्टली, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी दिक्कत। आप मोल के जगह वॉल्यूम यूज करना, उसमें कहीं से कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक। और वॉल्यूम of gases produced is often given by mentioning certain solvent which absorb certain gases। कभी कभी किसी गैस का वॉल्यूम पता करना होता है तो हम लोग कुछ सर्टेन सबस्टांस देंगे, वो सबस्टांस उस सर्टेन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सबस्टांस उस सर्टेन गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्वेश्चन से आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि कौन सी गैस है तो किसे एब्जॉर्ब कर ली होगी, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा चीज़ किसको एब्जॉर्ब करता है। तो 2-3 तरह की चीज़ें मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ जो एक सर्टेन सबस्टांस सर्टेन गैस को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे ही वो सबस्टांस डालने पर जितना वॉल्यूम में डिक्रीज होगा, समझ जाइएगा कि ये गैस जो है इतनी थी, जितना वॉल्यूम का डिक्रीज आपको मिलेगा, देखने को आपको मिलेगा, ये डायरेक्ट समझ जाओगे उसी से। और जो है यूडियोमेट्री जो है, यूडियोमेट्री में गैस का वॉल्यूम जो मेजर किया जाता है वो यूडियोमीटर ट्यूब में मेजर किया जाता है। ऑल द मेजरमेंट्स of gaseous volume are done in यूडियोमीटर ट्यूब। यूडियोमीटर ट्यूब, एक यूडियोमीटर ट्यूब होता है, उसमें सारे मेजरमेंट्स किए जाते हैं। सभी मेजरमेंट कहाँ पर किए जाते हैं, यूडियोमीटर ट्यूब नाम का एक अपरेटस होता है, उसी में गैस का रिएक्शन कराया जाता है और उसी में गैस का वॉल्यूम मेजर किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस बात का ये ध्यान रखिएगा। अब हम आपको वैसे सॉल्वेंट बताते हैं, जो सॉल्वेंट जो है कुछ खास गैसों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन सॉल्वेंट कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करेगा, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ देगा, वो सॉल्वेंट देगा और आप जो है उस गैस को एब्जॉर्ब कराओगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, तो अब जो है हम लोग देख रहे हैं सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपका KOH सॉल्वेंट जो है, KOH एक्वस यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्वस जो सॉल्वेंट जो है, वो जो है ये KOH सॉल्वेंट जो एक्वस है, वो एक्वस सॉल्वेंट है। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में रहेगा तो वो गैस एब्जॉर्ब करेगा। कौन कौन सी गैस एब्जॉर्ब करेगा, CO2 गैस एब्जॉर्ब करेगा, SO2 गैस एब्जॉर्ब करेगा और Cl2 गैस एब्जॉर्ब करेगा। इसमें से जो गैस उस रिएक्शन में प्रोबेबल है, पॉसिबल है, वो गैस जो है को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है।
जो गैस प्रोबेबल है उस गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे उसमें CO2 है तो CO2 को कर लेगा, SO2 है तो SO2 को कर लेगा, Cl2 है तो Cl2 को कर लेगा। यानी जो गैस रहेगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद अमोनिया कल क्यूपरस क्लोराइड, अमोनिया कल क्यूपरस क्लोराइड यानी क्यूपरस क्लोराइड में के सॉल्यूशन में थोड़ा सा अमोनिया डाला हुआ रहता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं अमोनिया कल क्यूपरस क्लोराइड, ठीक है। और ये जो है कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद है अगली चीज़ टर्पेंटाइन आयल। टर्पेंटाइन आयल जो है वो टर्पेंटाइन आयल O3 यानी ओजोन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? ओजोन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी O3 को एब्जॉर्ब करता है। कौन? टर्पेंटाइन आयल। तो क्वेश्चन में जैसे ही टर्पेंटाइन, आफ्टर एडिंग टर्पेंटाइन आयल 30 मिलीलीटर वॉल्यूम रिड्यूस्ड, तो जैसे ही कहेगा कि टर्पेंटाइन आयल ऐड करने के बाद 30 मिलीलीटर वॉल्यूम रिड्यूस, यानी कि जो वॉल्यूम घटा वो टर्पेंटाइन आयल खींच लिया। तो टर्पेंटाइन आयल किस गैस को खींचता है? तो O3 को खींचता है। इसका मतलब क्या हुआ क्लियर कि O3 का वॉल्यूम 30 मिलीलीटर है। पकड़ा गया। ऐसे ही वॉल्यूम पकड़ाता है कि ये गैस रिएक्शन की, उसका वॉल्यूम इतना है या इतना है, और व्हेन टर्पेंटाइन आयल इज एडेड देन वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय 30 मिलीलीटर। तो आप समझ जाइएगा कि टर्पेंटाइन आयल किस गैस को एब्जॉर्ब करता है भाई? तो O3 को करता है। इसका मतलब जो 30 मिलीलीटर रिड्यूस किया, वॉल्यूम घटा, वो किसका वॉल्यूम था? यानी O3 का था, यानी ओजोन का था। समझ गए? इसी तरह अल्कलाइन पायरोगैलेल, ये जो है ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। किस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है? ऑक्सीजन को। फिर वाटर, वाटर किसको एब्जॉर्ब करता है? कौन सी गैस को? NH3 अमोनिया गैस को और HCl गैस को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद एनहाइड्रस क्यूप्रिक सल्फेट, ठीक है, तो एनहाइड्रस क्यूप्रिक सल्फेट जो होता है या कैल्शियम क्लोराइड, ये किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है? ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यानी वाटर को एब्जॉर्ब कराने के लिए ये डालना होगा, यानी ये डालने के बाद जो वॉल्यूम रिड्यूस होगा वो किसका वॉल्यूम होगा? वाटर का रिड्यूस होगा। इस तरह से जो है आप जो है ये डिफरेंट देख लिए सॉल्वेंट, जिन सॉल्वेंटों से डिफरेंट जो है क्या हो गई? गैस एब्जॉर्ब हो गई, पहचान लिए। अब आप क्वेश्चन बना सकते हो। यही यूडियोमेट्री का कॉन्सेप्ट था। अब तुम क्वेश्चन बनाने के लायक हो। अब क्वेश्चन कोई भी दिया जाएगा तुम समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। गैलुसक्स लॉ लगाना है और मोल की जगह वॉल्यूम यूज करना है, तुम्हें याद होगा, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए अब हम लोग जो है अगला लेक्चर में ये करते हैं कि ये क्वेश्चन 2019 JEE मेन में आया था, और इस क्वेश्चन में ये यूडियोमेट्री पर था। ये क्वेश्चन यूडियोमेट्री पर था। यूडियोमेट्री में क्या था कि भाई 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 10 मिलीलीटर ऑफ ए हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, ऐसा कोई कंपाउंड है। सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन वाला। देखिए हाइड्रोजन कार्बन वाले ये 3 कंपाउंड, ये में क्लोरीन भी है, तो ये तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो जाएगा, ये नहीं आएगा। तो हाइड्रोजन कार्बन का कोई कंपाउंड है, मान लीजिए कि उसका फॉर्मूला CXHY है। ये लेट कर लीजिए, लेट मान लीजिए, और इसका कितना मिलीलीटर है? 10 मिलीलीटर लिया है। 10 मिलीलीटर ऑफ ए हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड
इसको चाहिए कितना ऑक्सीजन, 55 मिलीलीटर ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन का मतलब 10 मिलीलीटर जो है वो पूरा का पूरा जल जाएगा, उसमें बचेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं। 10 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन गैस है ना, उसका पूरा का पूरा जो है अमाउंट कंबसन हो जाए, जल जाए, इसके लिए चाहिए कितना, 55 मिलीलीटर O2, तो प्लस O2, ठीक, O2 गैस, इसका कितना मिलीलीटर, 55 मिलीलीटर, ठीक। और कोई भी, ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन गैस जलेगी कंप्लीट कंबसन होगा, कंबसन होगा यानी जलेगी, तो बनेगा कार्बन ऑक्सीजन मिलके बनेगा CO2 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनेगा H2O। कोई भी जो है गैस अगर मिलती है, रिएक्शन करती है, कंप्लीट कंबसन होता है, तो जो है ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबसन में आपको क्या बनेगा, कौन सा चीज़ बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। अब देखिए, एंड 40 मिलीलीटर CO2 इज फॉर्म, तो इसका कितना मिलीलीटर फॉर्म करेगा, 40 मिलीलीटर इसका फॉर्म करेगा, ठीक। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, यानी X क्या होगा और Y क्या होगा, X Y निकाल लीजिए, X Y दो अननोन है आपके पास, वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो गया, बन जाएगा, ठीक है। तो X एंड Y यही आपका होगा वेरिएबल, इसी दोनों को निकाल लीजिए, आपका फॉर्मूला निकल गया। तो चलिए अब POAC लगाते हैं। तो अप्लाइंग POAC ऑन कार्बन, अप्लाइंग लिखिएगा, पहले कार्बन पर POAC लगा दीजिए, तो कार्बन से X निकल जाएगा, फिर हाइड्रोजन पर POAC लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन से Y निकल जाएगा, बस इजी है। तो पहले लगाइए आप कार्बन पर, अप्लाइंग POAC ऑन किस पर, कार्बन एटम, कार्बन एटम पर POAC अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और क्या होगा, इसको अप्लाई करने के बाद अप्लाइंग POAC ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम पर POAC अप्लाई कीजिए। तो POAC का रूल क्या था, आपको याद है, POAC में था कि उस एटम का जितना नंबर है इनटू उसका मोल, तो X इंटू मोल्स ऑफ CO2 है। लेकिन याद होगा यूडियोमेट्री में थर्ड पॉइंट में बड़ा ही ध्यान दे के बोले थे कि मोल के जगह आप वॉल्यूम यूज कर सकते हो, मोल के जगह वॉल्यूम यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, सब वॉल्यूम ही दिया हुआ है। तो आपको थर्ड पॉइंट याद होगा यूडियोमेट्री का, मोल के जगह आप वॉल्यूम यूज कर सकते हो। खैर हम कर लेंगे अगले स्टेप में। अब जो POAC है कार्बन पर लगा है, तो यहाँ कार्बन का नंबर X है, X इंटू मोल्स ऑफ CXHY का मोल, ठीक, इसकी संख्या है X। अब चले जाइए आप, बराबर होगा यहाँ, क्योंकि देखिए कार्बन लेफ्ट साइड में यहाँ है और कार्बन राइट साइड में यहाँ है, बस एक ही एक जगह है। तो इसको उठा लीजिए, इसमें कितने कार्बन है, नंबर बताइए, 1, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। अब मोल्स के जगह आपको बोले थे ना कि क्या आप यूज कर सकते हो, वॉल्यूम, तो X इंटू वॉल्यूम ऑफ
CXHY 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है, अब आ जाइए, x को रहने दीजिए, x है ही x इंटू वॉल्यूम ऑफ CXHY कितना है जी बताइए। CXHY का वॉल्यूम कितना है? 10 मिलीलीटर। 10 मिलीलीटर तो 10 इज इक्वल टू 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2। CO2 का वॉल्यूम कितना है देखिए तो, CO2 का वॉल्यूम कितना है? 40, तो 40 मिलीलीटर, 40 लिख दीजिए। तो x इज इक्वल टू 40/10, इट विल बी, ये कट गया तो ये बच गया 4, यानी x निकल गया, x का वैल्यू होगा 4, x ज़रूर 4 होगा। ठीक है, तो x 4 होगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अगर एक ही जगह 4 होता तो हम उसको अब टिक मार चुके होते, लेकिन इससे काम अब नहीं चलेगा, आपको हाइड्रोजन भी निकालना पड़ेगा। और हाइड्रोजन निकालने के लिए बड़ा मुश्किल है भैया। हाइड्रोजन निकालने के लिए POAC हाइड्रोजन पे लगाएंगे तो Y निकल तो जाएगा, लेकिन उसके लिए इधर हाइड्रोजन यहाँ है, तो यहाँ Y इंटू मोल वॉल्यूम ऑफ CXHY इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वाटर नहीं पता है, वाटर पता ही नहीं है तो फिर निकलेगा कैसे? वाटर पता होता तब तो निकलता ना, तो नहीं निकलेगा। POAC डायरेक्ट लगाइएगा इस पर, हाइड्रोजन पर, तो नहीं निकलेगा। तब क्या करना होगा? पहले आप वाटर निकालिए। आप सोचिए कि हम वाटर कैसे निकालेंगे। पहले तो आपको वाटर निकालना ही होगा। तो जब वाटर निकल जाएगा तो समझ जाइए कि आपका काम हो गया। वाटर से इसको, हाइड्रोजन को निकालेंगे, क्योंकि इस हाइड्रोजन के Y को निकालने के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए। और वाटर निकालने के लिए आपको दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। वाटर पता करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है, तो क्यों ना आप ऑक्सीजन पर POAC लगा के, इधर ऑक्सीजन एक जगह है, इधर ऑक्सीजन दोनों जगह है, तो ये आपको पता ही है, ये पता ही है। ऑक्सीजन वाला तो 3 सामान में से ऑक्सीजन 3 सामान में है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इस तीनों में से तो 2 पता है। देख लीजिए, ये 2 तो पता है, तो ये तीसरा निकल जाएगा ऑक्सीजन वाला सामान। और इसी सामान को निकाल के या फिर O निकाल दीजिएगा। ठीक, चलिए, तो आप POAC लगाइए। अप्लाइंग POAC किस पे? अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पर POAC लगाइए। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम पर POAC लगाइएगा। तो इसमें ऑक्सीजन कितना है बाबू? O2 में कितने ऑक्सीजन हैं? 2, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू, इधर CO2 में कितना है ऑक्सीजन? देखिए 2 ही है। चलिए इधर भी 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वाटर में कितना है ऑक्सीजन? 1। देखिए देखिए, यहाँ देखिए, वाटर में कितना ऑक्सीजन है? 1, तो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ H2O। ठीक है, हो गया। तो अब जो है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है? 55 इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है? 40 था, प्लस 1 इंटू वॉल्यूम वाटर का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ H2O। चलिए, तो ये हो गया 110, और ये 42 जा 80 आके इधर माइनस हो गया, -80 इज इक्वल टू 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O। तो H2O, वॉल्यूम ऑफ H2O कितना हो गया बताइए? वॉल्यूम ऑफ H2O कितना हो गया? 30। ठीक है, क्लियर हो गया, निकल गया ये पहला निकला हुआ है आपका।
अब इसी से आप निकाल सकते हो किसको, इस वाटर को, इस वाई को निकाल सकते हो इसी से, ठीक है। वाई को निकाल सकते हो इसी से वाटर का केस लेकर, ठीक है। तो चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग। अब किस पे पीओएसी लगाइएगा, वाई वाला सामान पर, हाइड्रोजन पर। आपके पास वाटर पता चल चुका है, ये निकल जाएगा। तो अप्लाइंग पीओएसी ऑन हाइड्रोजन, अप्लाइंग पीओएसी ऑन हाइड्रोजन एटम, ठीक। तो उधर कितना हाइड्रोजन है भाई, यहाँ बताइए। वाई नंबर है तो वाई इंटू वॉल्यूम ऑफ CXHY, वाई इंटू वॉल्यूम ऑफ CXHY इज इक्वल टू, इधर देखिए तो हाइड्रोजन कितना है पानी में, 2, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O, वॉल्यूम ऑफ H2O, ठीक। अब तो y इंटू CXHY का वॉल्यूम कितना है 10, और इधर 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आया था भाई बताइए 30, तो 30, तो y इज इक्वल टू 60/10 इज इक्वल टू 6। हैंस फॉर्मूला इज C4H6। बोलिए y आ गया आपका कितना, y कितना आ गया, y आ गया आपका 6, x आ चुका था कितना 4, पहले से ही 4 आया हुआ था, और y आ गया कितना 6, y आ गया 6, y किससे निकला, वाटर से निकला। वाटर आप देख रहे हैं ना, y इंटू वॉल्यूम ऑफ CXHY इजकल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर 30 आप निकाल चुके हैं, 30 पुट कर दिया, तो y इंटू 10 इजकल टू 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 60 हो गया, 60 भाई ये 10 जाके डिवाइड हुआ, y इजकल टू 6, इस तरह y निकल गया 6, x निकल गया 4, इस तरह फार्मूला हम लोगों का फाइनली हो गया C4H6। तो C4H6 फार्मूला हो गया। बताइए अब कौन सा आंसर सही होगा, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो आपका ये आंसर सही हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आप बनाते हो, किस चीज़ का, यूडियोमेट्री का क्वेश्चन इस तरह से बनता है। यूडियोमेट्री के इस तरह से क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ यूडियोमेट्री लाइकवाइज, इस तरह से जैसे हमने समझाया है आपको, एकदम तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ बता के। और ये भी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन हमने बताया, 2019 जेईई मेन का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो होता ईजी ही है, बट आपको समझने की ज़रूरत है। आपने देखा कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो इस तरह आप क्वेश्चन में लगे रहोगे, और हम और भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे इस पर, आपको यूडियोमेट्री पर क्वेश्चंस का, ठीक है। पीओएसी आपको पहले पढ़ा चुके हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, उसको लगाते हुए आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। फिर हम लोग यूडियोमेट्री के न्यूमेरिकल जो है आगे भी डील करेंगे, और इसके प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। अगले क्लास में और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग यूडियोमेट्री के, और अपने कंसेप्ट को और मजबूत करते हैं। इसी प्रॉब्लम्स को इसी बेसिस पर करते रहने से आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएंगे। तो ओके, आपको मिलेंगे हम फिर से अगले लेक्चर में, ऐसे ही इसी रंग रूप में हम सर आपसे मिलेंगे। ओके, बाय, सी यू एंड सी यू।